Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 9 the main book Beehive, chapter number 4, A True Beautiful Mind. In last lecture, I have explained the story of this lesson and I have completed 6 points. Okay, friends. So now let's go ahead. In this lecture, I will start from the point 7. 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए, तो अभी हम इसमें 7 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. तो पेज नंबर 48.7. ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट. तो वो अपने फेलो स्टूडेंट, उसके साथ में पढ़ने वाले दूसरे जो स्टूडेंट थे उसमें भी वो क्या करता था, ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था. और उसमें एक बात की ये लेडी थी कि मिलेवा मेरिक, उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था. whom he found to be a clever creature, जिसको वो जानता था कि ये बहुत ही क्लेवर क्रिएचर है. दिस यंग सर्ब हैज़ कम टू स्विट्ज़रलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिच वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमन could get degrees. तो whom he found to clever creature, ये मेलिवा मेरिक को, ये जो आइंस्टाइन था वो क्लेवर क्रिएचर मानता था. ये जो यंग सर्ब था जो स्विट्ज़रलैंड आया था, तो वो भी सोचता था कि ज्यूरिच की जो यूनिवर्सिटी है रियल में वो अच्छी नहीं है. ओके, तो वहाँ पर ख़ास करके वुमन को डिग्री देने में बहुत ही प्रॉब्लम है. तो इसकी वजह से वो यहाँ पर आया था. आइंस्टाइन सो इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टाइन. Those people in his family had and at the university with whom he was constantly at odds. अभी ये जो आइंस्टाइन था उसने देखा उसको, यानी ये मिलेवा मेरिक को. तो मिलेवा मेरिक थे तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी, तो बहुत ही ज़्यादा बोलती थी और ज़्यादा आर्ट और लिटरेचर में, म्यूज़िक में उसको इंटरेस्ट था. ओके, आइंस्टाइन को देखो तो भी उसको भी क्या था, म्यूज़िक में, यानी वायलिन था, वायलिन बजाना जानता था, उसको भी इसमें इंटरेस्ट था. यानी दोनों की जो हैबिट थी, दोनों के शौक सेम थे. विथ वूम ही वॉज कॉन्स्टेंटली ऑड्स. द कपल फेल इन लव, कि दोनों जो आइंस्टाइन और मेलिवा था एक दूसरे के प्रेम में गिरे. लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर इफेक्शन इनटू वर्ड्स. उसके बाद लेटर्स लिखना स्टार्ट किया. लेटर के थ्रू अपने जो मन में है वो वर्ड्स के थ्रू वो एक दूसरे को देना स्टार्ट कर दिया. मिक्सिंग साइंस, दोनों का साइंस मिक्सिंग था. विथ टेंडेंसनेस रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ द ब्रॉट आउट वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन. तो दोनों साथ में स्टडी करते थे, दोनों रिसर्च का टॉपिक भी सेम था. तो जब आइंस्टाइन ने कहा कि हम दोनों कितने प्राउड है कि हम दोनों साथ में ही रिलेटिविटी के बारे में क्या कर रहे, वर्क कर रहे, दोनों उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, और उसका जो कंक्लूजन आएगा वो भी कितना होगा, विक्टोरियस, यानी हम जीत जाएंगे. हम जो रिसर्च कर रहे, जो सर्च कर रहे, जो टॉपिक पर अगर हम दोनों साथ में ये सब कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उसमें सफलता मिलेगी, ऐसा वो बिलीव कर रहे थे. यहाँ पर ये 7 टॉपिक कंप्लीट होता है. उसमें बात की है कि ये जो आइंस्टाइन थे वो उसके साथ जो जो पढ़ते थे उसमें भी बहुत ही इंटरेस्ट रखता था. और ख़ास करके बात की मिलेवा मेरिक कि जिसको वो समझ रहा था कि ये बहुत ही क्लेवर क्रिएचर है. वो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में एक्चुअली जर्मन सीखने आया था. और ये जो मिलेवा मेरिक थी वो ज्यूरिच से आई थी. वो समझ रही थी कि भाई ज्यूरिच में वुमन के लिए डिग्री लेना बहुत ही प्रॉब्लम है. यहाँ पर उसको इजीली उसको जो पढ़ना था, जो डिग्री लेनी थी, मिल सकती थी, इसीलिए वो यहाँ आई थी. जब ये दोनों एक दूसरे को मिले तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे. दोनों
के थॉट्स बहुत सारे मिलते थे, बहुत सारे और भी थे, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे के लव में पड़े और फिर उन्होंने अपना जो लव था वो लेटर्स के थ्रू बयान किया। अपने जो वर्ड्स थे, अपने इफेक्शन थे, वो लेटर में लिख कर एक दूसरे को देना स्टार्ट किया। दोनों मिक्सिंग साइंस थे। आइंस्टाइन ने लिखा कि मैं कितना खुश हूँ, कितना प्राउड हूँ कि हम दोनों एक ही वर्क में, जैसे रिलेटिविटी के बारे में हम क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे और हम दोनों साथ में काम करते हैं, तो हमें जो कंक्लूज़न है वो हमें कैसा मिलेगा, विक्टोरियस, यानी हम दोनों विजयी बनेंगे, हम दोनों सफल होंगे। उसके बाद 8 पॉइंट दिया इन 1900 एट द एज ऑफ 21। तो जब 1900 में ये जो आइंस्टाइन थी उसकी एज थी 21। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अभी आइंस्टाइन वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गया था एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली थी, अनएम्प्लॉयड था, यानी कोई काम धंधा नहीं करता था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, वो टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट करता था। जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिले तब तक कुछ काम करना पड़ता है, इस तरह से उसने टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया। गेव प्राइवेट लेसन्स, वो प्राइवेट लेसन देता था एंड फाइनली स्कोर अ जॉब इन 1902। और 1902 में उसको फाइनली जॉब मिल गई एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पैटर्न ऑफिस इन बर्न। तो 1902 में उसको टेक्निकल एक्सपर्ट की पोस्ट एक कहाँ पर मिली, पैटर्न ऑफिस जो बर्न में थी, वहाँ पर उसको जॉब मिल गई। वाइल ही वॉज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जब वो दूसरे की इन्वेंशन के बारे में देखता था, उसको ऑब्जर्व करता था, तब उसको भी मन में हुआ कि भाई मैं भी कुछ अपना रिसर्च करूं। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया एंड सीक्रेट। तो आइंस्टाइन ने अपना खुद का आइडिया सीक्रेटली डेवलप करना स्टार्ट किया, यानी वो डेली यहाँ पर अलग अलग इंसानों का जो इन्वेंशन है वो पढ़ता था, देखता था। तो उसने खुद सोचा भाई मैं भी कुछ इन्वेंट करूँ, मैं भी इन लोगों की तरफ बड़ा इंसान बनूँ। तो उन्होंने सीक्रेटली एक थियरी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। ही इज़ said to have joking called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। तो उन्होंने अपना जो डेस्क था, जहाँ पर ड्रॉवर भी था और जहाँ पर वो ऑलवेज काम करता था, तो वो उसको जोकिंगली क्या बुलाता था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कह के वो टेबल को क्या करता था, बुलाता था। दैट मीन्स वो टेबल का जैसे उसने नाम रख दिया था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें वो फिज़िक्स से पढ़ी थी और उसमें से जैसे बैठ कर वो थियोरिटिकल, यानी उसमें से वो थियरी बनाता था, कि जिसकी वजह से उसका ये नाम रख दिया था। यहाँ पर 8 पॉइंट कंप्लीट होता है। 8 में हमने पढ़ा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन 1900 की जो एज, यानी 1900 की जो साल थी तब उनकी एज 21 थी। आइंस्टाइन ने यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए थे, लेकिन अभी वो अनएम्प्लॉयमेंट थे, उनको कोई काम नहीं मिला था, तो उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट की जॉब ली, प्राइवेट लेसन पढ़ाते थे। उसके बाद 1902 में उसको जॉब मिल गई, टेक्निकल एक्सपर्ट की पोस्ट एक पैटर्न ऑफिस जो बर्न में थी वहाँ पर मिली। उसके बाद वो लोगों की इन्वेंशन को देखता था, ऑब्जर्व करता था। ओके, वो डॉक्यूमेंट देखकर उसको भी वो भी मैं भी कुछ अपना क्या करूँ डॉक्यूमेंट, यानी मैं भी कुछ रिसर्च करूँ। ओके, और उन्होंने फिर सीक्रेटली, किसी को पता नहीं चले, इस तरह से उन्होंने सीक्रेटली अपना रिसर्च क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और उनके रिसर्च करने के उनका जो टेबल था जिस पर बैठकर वो काउंटिंग करता था, यानी जो सब फाइंड आउट करना है उसमें बैठकर करता था, तो वो टेबल का नाम उसने लिख दिया ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ये नाम उसका रख दिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर थे। तो वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was आइंस्टाइंस स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो 1905 में एक जो स्पेशल पेपर्स थे वो किसके रहे थे, आइंस्टाइन के, क्योंकि उन्होंने वो पेपर में थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या करती फाइंड आउट की थी, और वो पेपर बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, उसके हिसाब से टाइम और डिस्टेंस दोनों कभी एब्सोल्यूट नहीं होते। एब्सोल्यूट का मीनिंग होता है
कि मेज़र इन इटसेल्फ नॉट इन रिलेटिव टू एनीथिंग एल्स, हमें अपने आप मेज़र करना है कि इंडीड टू परफेक्टली अक्योर्ड क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। तो उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि भाई दो एक ही कंपनी ने बनाई हुई घड़ी, ओके, सेम कंपनी, सेम साइज, ऑल थिंग्स सेम, मशीनरी ऑल्सो सेम, लेकिन फिर भी दोनों का टाइम सेम ही होगा ऐसा हम कभी कह सकते नहीं। उसमें ज़्यादा नहीं, चलो 1 या 2 सेकंड का भी डिफरेंस हो सकता है, यानी उसको ही बोलते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इट वन ऑफ देम वॉज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। तो कोई एक, किसी ने अपनी जर्नी बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दी, तो किसी ने थोड़ा स्लो हो गया। दो घड़ी है, दोनों में जैसे आवर्स हैंड से, मिनट हैंड है और सेकंड हैंड से, तो ये हमने एक साथ में अगर स्टार्ट करेंगे फिर भी एक फिक्स डिस्टेंस के बाद, जैसे 12 घंटे के बाद, 12 घंटे में पूरा एक राउंड हो जाता है, तो 12 घंटे के बाद हम देखेंगे तो दोनों में डेफिनेटली कुछ न कुछ डिफरेंस होगा, दोनों सेम नहीं होंगे। ओके, सेकंड का, आधा सेकंड का, पूरा सेकंड का, 2 सेकंड का, कुछ न कुछ क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो फ्रॉम दिस फॉलोड the world's most famous formula which describe the relationship between mass and energy। और ये रिसर्च के बाद उन्होंने एक फॉर्मूला डिस्क्राइब किया रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। तो मास और एनर्जी के बीच में जो फॉर्मूला था उन्होंने बनाया कि E = mc²। ओके, तो यहाँ पर E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ओके, M फॉर मास एंड C फॉर स्पीड। ये फॉर्मूला बनाकर उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिया। ओके, अभी आगे पढ़ते, ये जो पॉइंट 9 है कंप्लीट और पॉइंट 10 स्टार्ट होता है। तो पॉइंट 10 में दिया है कि वाइल आइंस्टाइन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। तो जब वो आइंस्टाइन फिज़िक्स से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी क्या करता था, सॉल्व कर सकता था। हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरिवेलिंग। तो वो ये फिज़िक्स के बहुत ही बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व कर सकता था, लेकिन फिर भी उसकी जो लाइफ थी, खुद की लाइफ की वजह से अनरिवेलिंग, यानी स्टार्टिंग टू फेल, वो स्टार्ट ही नहीं कर सकता था, अपनी लाइफ स्टार्ट करने में वो फेल रहा था। अभी क्या बात की आगे देखो कि अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। जो आइंस्टाइन था उसने सोचा था कि मैं अपनी स्टडी जैसे ही कंप्लीट करूँगा उसके बाद वो मेलिवा से शादी करेगा, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन ये बात के खिलाफ उसकी मदर थी, यानी उसकी मदर ये आइंस्टाइन और मेलिवा की शादी हुए उसके खिलाफ थी, यानी वो खुश नहीं थी इन दोनों की शादी करवाने में। शी थॉट मेलिवा वो वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन। उसने सोचा कि ये जो मेलिवा है वो उसके लड़के यानी ये अल्बर्ट आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी थी। ओके, वो 3 year बड़ी थी, यानी एज बड़ी होने की वजह से ये जो मदर थी आइंस्टाइन की वो सोच रही थी कि भाई इतनी बड़ी उम्र वाली लड़की के साथ मुझे अपने बेटे की शादी नहीं करानी है, इसीलिए वो शादी के खिलाफ थी, वो शादी करवाना नहीं चाहती थी। शी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाय मेलिवास इंटेलिजेंस। दूसरा, वो मेलिवा की जो इंटेलिजेंट थी, यानी वो बहुत ही चालाक थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी, उससे भी उसको प्रॉब्लम था। ओके, सी इज़ अ बुक लाइक यू। वो सोचते कि भाई ये जो मेलिवा है वो भी एक बुक है, लाइक यू यानी ये आइंस्टाइन के लिए यूज़ किया है। तो उसकी मदर कहती थी कि भाई वो जो मेलिवा है वो भी तेरी तरह एक बुक है। इस मदर से, उसकी मदर ने कहा आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। उसकी मदर से कहने से आइंस्टाइन ने ये जो वेडिंग थी वो शादी थी उसको ऑफ यानी बंद रखा, यानी शादी के बारे में थोड़े दिन सोचना बंद कर दिया। ओके, तो यहाँ पर 10 पॉइंट कंप्लीट होता है। तो 10 में दिखा है कि आइंस्टाइन ने बहुत सारे फिज़िक्स के जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स वो सॉल्व किए थे, लेकिन वो खुद की लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ा सकता था। उसने सोचा था
कि भाई मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं मेलिवा के साथ शादी करूँगा, लेकिन उसकी मदर उसके खिलाफ़ थी। उसकी मदर मेलिवा को जानती थी कि मेलिवा उसके लड़के से यानी आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी है, तो उसने सोचा कि 3 साल बड़ी लड़की के साथ मैं अपने बेटे की क्यों शादी करूं। वो दूसरा सोचती कि मेलिवा बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो सोच रही थी कि मेरा लड़का वो बुक है, इस तरह से मेलिवा भी क्या है बुक है, तो यहाँ पर सी इज़ बुक लाइक यू, वो भी तेरी तरह बुक है, मदर ये कहती थी। और आइंस्टाइन ने ये सोचकर उसकी मदर उसके खिलाफ थी, इसलिए उसने शादी के बारे में सोचना बंद कर दिया। अभी आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन। तो 1903 में ये पेयर यानी दोनों हस्बैंड वाइफ यानी आइंस्टाइन और मेलिवा दोनों की शादी हो गई जनवरी 1903 में और 2 बच्चे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन थोड़े साल के बाद द मैरिड फैटर्ड, ये जो मैरिज था वो बिकम वीक, यानी दोनों के बीच में जो लव था वो कम होता गया। मेलिवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकम एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। तो मेलिवा को लगने लगा कि उसका जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था वो धीरे धीरे लॉस्ट हो रहा है। वो एज अ हाउसवाइफ रहकर वो नाखुश, अपने आप को उदास समझने लगी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, उसके बाद बहुत सालों तक फाइटिंग चलती रही। द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, और लास्ट में ये जो कपल था उन्होंने डिवोर्स लिया, एक दूसरे से अलग हो गए। ओके, कब हुआ? 1919 को। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टाइन ने अपनी कजिन एल्सा के साथ उसी साल में यानी 1919 को ही क्या कर दी, उसने शादी कर दी। ओके, तो यहाँ पर ये 11 पॉइंट कंप्लीट होता है। तो उसके आगे देखते हैं कि आइंस्टाइंस न्यू पर्सनल चैप्टर कॉन्शियंस कोइंसिसाइड्स विथ हिज राइज ऑफ वर्ल्ड फेम। तो ये जो आइंस्टाइन है उसका पर्सनल चैप्टर देखो तो वो वर्ल्ड फेमस बने इन 1905 की बात है कि वो वर्ल्ड फेमस बने। ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने अपनी जनरल जो थियरी थी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने पब्लिश की बुक में, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रेटेशन इन ग्रेविटी, और उसके बाद उनको न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ ग्रेविटी के बारे में पता चला। एन एक्लिप्स ऑफ सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। उसके बाद जो 1909 में जो एक्लिप्स हुआ, सन एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, तो वो उसने जो जिस तरह से काउंटिंग किया था इसी हिसाब से हुआ, तो सब लोग सोचने लगे कि नहीं भाई ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट द विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। उसने कहा कि पहले से उसने काउंट करके रखा था कि ये जो सन है, सन की जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है और कौन से स्टार पर पड़ती है, और वो स्टार कितना चमकीला होगा। दूसरा वो भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या करता है, घूमता रहता है। तो ये सब चीज़ उसने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से काउंट की। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और इसका जो काम था वो न्यूज़पेपर वालों ने एक नाम दिया, साइंटिफिक रिवोल्यूशन नाम दिया, यानी उसने जो भी रिसर्च किया था तो उसको एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन कहकर जाना गया। अभी ये 13 आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिल गया फिज़िक्स में 1921 को। ही वॉज शोड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में उसको सम्मानित किया गया, सब लोगों ने उसको अपने देश में आने के लिए इन्विटेशन मिला। एंड लाफ्ड बाय द प्रेस, लॉडेड बाय प्रेस, और प्रेस वालों ने भी उसकी बहुत ही तारीफ़ की। उसके बाद क्या, व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, जब जर्मनी में नाजिस का पावर आया 1933 में, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, आइंस्टाइन को
यूनाइटेड स्टेट में इमिग्रेट यानी बुलाया गया। 5 years लेटर, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्सियंस इन अप्रोच। तो 5 साल के बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन वो डिस्कवर हुआ। बर्लिन वालों ने फाइंड आउट किया था। अमेरिका के जो फिजिशियंस है उसमें हमें चिल्लाने लगे, मैनी ऑफ देम हैड फ्लीड फ्रॉम फेसियम जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड नाउ दे वेर अफ्रेड द नाजिस कुड बिल्ड द यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। ये सबको लगने लगा ये कोई जो नाजिम्स है वो शायद एटॉमिक बॉम्ब बनाएगा, क्योंकि उसने क्या फाइंड आउट है, न्यूक्लियर फ्यूशन फाइंड आउट कर लिया था बर्लिन ने, और उसकी वजह से उसको लगा कि शायद ये न्यूक्लियर बॉम्ब सीक्रेटली क्या करेगा, बनाएगा। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, आइंस्टाइन wrote a letter to the American president। अर्जिंग यानी किसी ने बोला, उसके कलीग ने, किसी ने बताया आइंस्टाइन ने उसके फ्रेंड के कहने से उस टाइम पर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था जिसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसको लेटर लिखा। कब लिखा था? ऑन 2 अगस्त 1939 में। इन विच ही वार्नेड, उनमें ये लेटर में उन्होंने वार्निंग दी थी ये प्रेसिडेंट को कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन पोर्ट। एक सिंगल बॉम्ब, इस टाइप का एक सिंगल बॉम्ब है वो पूरे पोर्ट को क्या कर सकता है, एक्सप्लोड, उड़ा सकता है। माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट ऑफ टूगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो ये ओनली पोर्ट को नहीं, लेकिन पोर्ट के आसपास थोड़ा जो एरिया है उसको भी क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी एक छोटा बॉम्ब बहुत ही बड़ी जगह को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। His words did not fail to have an effect। उसके जो वर्ड्स से उसकी इफ़ेक्ट फेल नहीं हुई, यानी इंस्टेड उसने जिस तरह से कहा था कि एक छोटा बॉम्ब बहुत ही बड़ी तबाही ला सकता है, और वही सही निकला। कब वो ऐसा सही निकला? द अमेरिकन डेवलप्ड एन एटम बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिका वालों ने सीक्रेटली अपना एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चलाकर उन्होंने एटम बॉम्ब क्या किया, बना दिया। ओके, किसी को पता नहीं चली, इस तरह से सीक्रेटली उन्होंने अपने जो साइंटिस्ट थे उनको ये काम पर लगा दिया, और वो जगह ऐसी थी सीक्रेट, किसी को पता नहीं चली। तो सीक्रेटली उन्होंने क्या किया, एटम बम तो बना दिया अभी। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापान सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और ये जो एटम बम उन्होंने बनाया उसकी इफ़ेक्ट जानने के लिए उन्होंने जापान के 2 बड़े सिटी थे, एक था हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी, वहाँ पर अगस्त 1945 में ये बॉम्ब क्या किया, उन्होंने फेंकी। अभी उसकी डेट एग्जैक्ट बोलते हैं तो हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 है, और जो नागासाकी उसमें 9 अगस्त 1945 में। ये दोनों डेट है जिस टाइम पर उन्होंने ये यहाँ पर ये बॉम्ब क्या किए थे, ड्रॉप किए थे। ओके फ्रेंड्स, सभी 2 पॉइंट बाकी है, देख लेते हैं। 16 आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंस ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जब आइंस्टाइन ने देखा कि ये जो उन्होंने जो रिसर्च किया था वो रिसर्च की वजह से उनमें कुछ चेंजेस करके ये अमेरिका ने एटम बम बनाए, और एटम बम की वजह से पूरा जो सिटी था वो क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशन। अभी उसने पब्लिक मैसिव यानी पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए एक यूनाइटेड स्टेट में क्या रखा, जिसे लिखकर उन्होंने सेंड किया। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने ये बात अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट को लिखी थी और प्रपोज किया था। ओके, कि अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, उन्होंने सोचा कि भाई मैंने रूजवेल्ट को लेटर लिखा, वो गलती की मैंने, इसकी वो पहले मैं अगर आपको पहले से ही जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वहाँ पर मैं ये करता तो शायद ये जो एटम बम ड्रॉप हुआ वो होता नहीं।
उसने वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, उसको ही ये लेटर लिखकर वार्निंग भी दी थी और उसका कितनी ज़्यादा तबाही हो सकती थी उसके बारे में उन्हें बता दिया था। लेकिन फिर भी ये अमेरिका वालों ने क्या किया, सीक्रेटली बॉम्ब डेवलप किया, बॉम्ब बना दिया और जापान की 2 बड़ी सिटी थी हिरोशिमा नागासाकी, उसमें उसने ये बॉम्ब क्या किया, ड्रॉप किया। तो ये सोचकर ये जो आइंस्टाइन था बहुत ही दुखी हो गया। उसने सोचा कि भाई ये मैंने रूजवेल्ट को लेटर लिखकर इन्फॉर्म किया, इससे बेटर कि मैं अगर ये वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म करता तो शायद रिज़ल्ट कुछ और होता। यानी इन शॉर्ट वो खुद की गलती बिलीव करता है कि भाई मैंने ये रूजवेल्ट को लेटर लिखा, मुझे पता नहीं था उससे कुछ नहीं हो सकेगा। अगर मैंने ये वर्ल्ड गवर्नमेंट को लिखा होता तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ करते। तो ये जो एटम बम ड्रॉप हुआ 2 सिटी में, जो हिरोशिमा नागासाकी, तो उसमें ऐसा कुछ होता नहीं, बहुत से लोग मरते नहीं। तो ये आइंस्टाइन ने फील किया। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, इसकी इफ़ेक्ट कोई उस टाइम पर थी यानी एक टाइम पर हो गया ऐसा नहीं, लेकिन नेक्स्ट डिकेड यानी 10 साल तक उसकी इफ़ेक्ट रही। ये जो एटम बम ड्रॉप किया था उसकी इफ़ेक्ट ओनली नहीं कि चलो उसी साल रही, लेकिन 10 साल, नेक्स्ट डिकेड आते 10 साल तक उसकी इफ़ेक्ट रही। आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स। तो अभी ये आइंस्टाइन था, उसने सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में क्या करूँ, इन्वॉल्व हो जाऊँ। एजिटेशन फॉर एन एंड टू द आर्म बिल्डिंग अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। उसने सोचा कि मेरा जो नाम है उसकी वजह से मैं अलग अलग कैंपेन करूँगा और जो पीपल है ये जो अभी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं तो उनको मैं रोक दूँगा और पूरा वर्ल्ड अच्छी तरह से चले, लोग डेमोक्रेसी में जिए पीसफुली। ये उनका मेन क्या था, मकसद था। तो इसीलिए उन्होंने ये पॉलिटिक्स में जाना उसने पसंद किया। ओके, नाउ सी द लास्ट वन, जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें दिया है कि व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76। अभी जो आइंस्टाइन था उसकी डेथ हुई 1955। ओके, आइंस्टाइन की डेथ हुई 1955 जब उनकी एज 76 ईयर की थी। ही वॉज सेलिब्रेटेड अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस। तो उसको कहा गया कि ये ओनली एक कंट्री का सिटीज़न नहीं था लेकिन पूरे वर्ल्ड का सिटीज़न था और पूरे वर्ल्ड के बारे में उन्होंने बहुत कुछ किया था। उसकी जो रिसर्च थी, उसने जो इन्वेंट किया था वो ओनली पर्टिकुलर कोई एक देश के लिए बेनिफिशियल था ऐसा नहीं, लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए उसने ऐसी सारी चीज़ें बनाई कि पूरा वर्ल्ड उनको बहुत सारी जैसे फैसिलिटी मिली और अभी तक स्टिल नाउ वी आर गेटिंग दैट फैसिलिटी। जैसे हमारी लाइट है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छोटी मोटी फाइंड आउट की जिसकी वजह से आज भी लोग अगर ये आइंस्टाइन को कभी भी याद करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक जीनियस, यानी उसको जीनियस के नाम से लोग क्या करते हैं, जानते हैं लोग। जीनियस, जीनियस का मतलब होता है बहुत ही क्लेवर। और यही ये हमारा जो आइंस्टाइन था वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था। जब वो जन्म हुआ था तब वो कुछ अलग दिख रहा था, उसका सिर बड़ा था। जब वो स्कूल पढ़ रहा था तभी भी लोगों को लग रहा था कि ये पढ़ने में वीक है, लेकिन उनको फिज़िक्स बुक बहुत ही अच्छी लगती थी, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, उसमें खासकर फिज़िक्स में। और उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनाई, इन्वेंट की कि जिसका बेनिफिट आज भी लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अभी ये जो महान इंसान था उसकी डेथ हुई 1955 को और जब एज उनकी 76 थी। तो जब मरे तब पूरे वर्ल्ड ने, जैसे वो सोच रहे थे कि भाई ये कोई पर्टिकुलर देश का सिटीज़न नहीं था लेकिन पूरे वर्ल्ड का पीपल था, पूरे वर्ल्ड के लोगों ने उसको एक नाम दिया, अ साइंटिफिक जीनियस, इस तरह से नाम दिया और उसको क्या किया, सम्मानित किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें ये जो स्टोरी थी फर्स्ट वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अभी इसमें एक पोएम है, जो पोएम है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर लूँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा। तो उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच
टू लिसन मी केयरफुली। PDF दी जाएगी इसके बाद, वो PDF में आपको होमवर्क करना है। ओके, थैंक यू।